हाय एवरीवन। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लास फर्स्ट ईयर का जो मैं क्रमचय और संचय वाला जो चैप्टर करा रहा था, जिसमें आपको मैंने काफ़ी चीज़ें फाइंड करना बता दी थी। ठीक है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी फाइंड करना बताई दी थी। कुछ फार्मूले बेस पे मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। मैंने बोला कुछ आगे कराऊंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कल कराया, पिछली वीडियो में जो कराया हुआ था उसमें क्या था, तो जो कल मैंने जो पिछली वीडियो में क्रमचय करा रहा था, जिससे इसमें हमने तुम्हें बोला था उसका नाम क्या था, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का पी सिंबल लिया गया था। और जो क्रमचय है वो किससे बनके मिला है, क्रम प्लस चयन से। यही मैंने बताया था। ठीक है, जैसे मैं जो करा रहा था क्रमचय, उसको मैंने क्या बोला था, ये किससे मिलकर बना है, क्रम प्लस चयन से। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था। और उसका मैंने बोला था कि पी सिंबल लिया था। पी सिंबल लिया था वो भी कैसे, परम्यूटेशन से। इसका पी सिंबल ले लिया था। ठीक है, इस फॉर्मूले में मैंने बताया था, इसमें क्या था कि एन फैक्टोरियल की बात चल रही थी। ठीक है, ये सब बताया था। अब मैं कराऊंगा संचय। संचय को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अब संचय जो संचय कराऊंगा उसमें क्या है कि एक फार्मूला बेस होता है। ठीक है, उस फार्मूले को याद रखना है। ठीक, इसे रब करते हैं पहले तो। ठीक, इधर देखिए, अब मैं कराने वाला हूं संचय। संचय जो कराने वाला हूं उसको मैं बोलता हूं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। अब जो संचय में करा रहा हूं तो उसमें क्या है, संचय जो हमारा चल रहा है वो कॉम्बिनेशन है। तो इसमें सबसे पहले हमें आना चाहिए कि इसका कॉम्बिनेशन का सी सिंबल ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन का सी सिंबल ले लेते हैं तो उसका एनसीआर बनता है। वहां पी दिया था, परम्यूटेशन एनसीआर। तो इसका ये निकल के आता है, ये एन क्या फैक्टोरियल है। देखो इसमें फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपका आता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका आता है एनसीआर में। बताइए यहाँ कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे ये आपको दे दिए एग्जाम्पल रूप में 8C5, 8C5 का मान, तो आप ये तो करोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 का 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्योंकि 5 यहाँ पे दिया है नीचे, तो इसलिए 5 पे ही रोक दोगे। 5 फैक्टोरियल ये आ जाएगा इंटू में 3 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल, तो आप जानते हो 3 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, इनकी गुणा करके करो। 3 1 जा 3, 3 2 या 2 से काटो 1 आएगा, ये आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। इसको ऐसे इस फार्मूले को याद करना है संचय के लिए। सारे सवाल ऐसे ही होने हैं। टोटल सवाल क्या है, इस बेस पे सारे ऐसे ही होने हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखिए आगे एक चीज और बता दूं नोट में। ये नोट में बहुत अच्छी तरह से दिमाग में लिख लेना। एनसी जीरो हो चाहे एनसी एन हो, इन सब की वैल्यू एक होती है। एनसी जीरो हो चाहे एनसी एन हो, इन सब की वैल्यू एक होती है। कहीं भी अगर आपको कहीं आ जाए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यू आप लगा दो, कितना आएगा, 1 वैल्यू होती है एनसी जीरो और एनसी एन की। ठीक है, अब वो जैसे हो किस बेस पे होती है, वो देखिए। अगर मैं यहां पर आर की जगह जीरो रख दूं, अगर मैं आर की जगह आप जीरो रख दूं, तो आप देखिए एन फैक्टोरियल, ये तो आर है, वो आर का जीरो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एन माइनस जीरो फैक्टोरियल ये होगा, तो ये एन फैक्टोरियल बटे एन फैक्टोरियल बचेगा, जिससे आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। इसी प्रकार से एन रखोगे तो एन आ जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, इसे रख करते हैं।
अब देखिए मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कोई एग्जांपल रूप में ले लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12, पहला क्वेश्चन कह रहा है 12C से 7 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। 12C है, ठीक है। आप ये देखिए पहले n बराबर कितना है 12, r बराबर कितना है 7, यही तो है, क्योंकि हम यही तो जानते हैं एनसीआर में ये तो पढ़ा है। तो n बराबर 12 और c बराबर 8, ठीक है। फार्मूला इसका क्या होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, यही तो होता है फार्मूला, ठीक है। तो देखिए अब लगाएंगे, क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू में 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल। तो आप यही तो लिख दोगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप देखो 12 को करोगे, क्या कर सकते हैं 12 को, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल। उल्टी संख्या होती है ना, 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल, नीचे है 7 फैक्टोरियल इंटू 5 को खोलो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल घट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब आप देखिए क्या बचा इसमें, आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये बचा आपका 11 गुणा 9 गुणा 8, तो आपका ये आ जाएगा 11 11 निम्मा 99 और 8, 9 अट्ठे 72 हासिल के 7, 9 अट्ठे 72 और 7 79, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है इस क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल, कोई डाउट? अगला देखिए, इसे रब कर दे बेटा, ठीक। देखो अगला कोई क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एनसी 12 बराबर एनसी 15 में एन का मान ज्ञात कीजिए। अब सुनो, इसमें एन का मान ज्ञात करना है, तो वो भी कैसे करोगे? देखिए भैया सॉल्यूशन, एनसी 12 बराबर एनसी 15, एनसी 15 दोनों के ऊपर वाले समान है, पावर समान है, तो तुलना कर दो, तो एन बराबर 12 प्लस 15, एन बराबर 27। ये भाई एक नंबर का सवाल बनता है इस टाइप से, एक नंबर का, ये आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर की पावर समान है, एन सी आर, तो एन तो समान ही है ना, तो एन को ले लो, एन और ये नीचे वाले ऐड हो जाएंगे आर का मान, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 27 हो गया। बात सुनना, 27C12 और 27C15 दोनों का मान बराबर होगा, दोनों का मान बराबर होगा। बराबर नहीं आया तो समझो तुम्हारा आंसर गलत है, इनका मान 27 नहीं हो सकता। अब वो देखो कैसे भाई, ये आपने अभी आपने ऐसे कर लिया, अब इसको प्रूव करने का तरीका देखो। जैसे किसी के दिमाग में प्रॉब्लम है, कहने का मतलब क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं हो, उस क्वेश्चन से कोई भी बंदा कोई भी बच्चा संतुष्ट नहीं हो, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप यहाँ देख लीजिए ना, जैसे करते हैं ना हाई स्कूल में उत्तर की जांच, उस हिसाब से करेंगे।
27C12 और 27C15, ये 27 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, 27 माइनस 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 27 फैक्टोरियल, ये 27 माइनस 15 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, ये लिख दूंगा 27, 26, 25, 27, 26, 24, 24 के बाद 23, 23 के बाद 23 के बाद 22, 22 के बाद 21, 21 के बाद 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद 15, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। ऐसे ही 12 के बाद 11, 11 के बाद तुम्हारा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गुणा 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट गया। अब देगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से का 2, ठीक है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। 10 से दूनी 7, 3 से 3, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 से काटना, कोई कटेगा क्या, 6 एकम 6, 6 3 18, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 25, 9 एकम 9, 9 3 27, 8 से और काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी, 2 से काटना, 2 कट गया। अब आपका देखिए ऊपर 3 बचा, 26 बचा, 5 बचा, 23 बचा, 2 बचा, 19 बचा, 17 बचा और 3 बचा। इन टोटल गुणा करने के बाद में कोई आंसर आएगा, ऐसे करके कोई आंसर आया, टोटल करने के बाद में कोई आपका आंसर आया। ऐसे ये वाला मैंने सॉल्व करा है, कौन सा, ये वाला तो पूरा सॉल्व करा है, ये वाला। अभी यही तो रह गया ना, इसको भी सॉल्व करने के बाद में बराबर में, इसको सॉल्व करने के बाद कोई पद आएगा, इन दोनों की वैल्यू जब बराबर आ जाए तो समझा आपका इनका मान सही है। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम इस पोर्शन में। ठीक, इसे रब करते हैं आगे, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन में जैसे कोई दे दे अनुपात में दे दे, अभी ये तो इक्वल थे, बराबर दिए हो, जैसे अनुपात में दिए हो तो कैसे n का मान ज्ञात करना है। अभी देखो देखिए, जैसे बोल रहा है कि 2n3 वाला और n12, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2nc3 अनुपात nc2 बराबर 12:1 है तो n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। अब देखो जो 2nc3 और nc2 का अनुपात कितना दिया, 12:1 दिया है। अब जो ये 12:1 दिया है, इसमें हमें n की मान प्राप्त करना है। सुनो, 2c3 अनुपात nc2 12:1, इसको खोलो, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल
2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये अनुपात का चिन्ह आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा 12:1। ठीक है, बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है ना? प्रॉपर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें से 2n का 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम? ये 3 फैक्टोरियल ऐसे ही 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अनुपात ये हो जाएगा n माइनस 1 ऐसे ही n माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि एक पद कम कर रहा है, एक पद कम कर रहा है इसलिए फैक्टोरियल हो रहा है। ये 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। 12:1। इतना काम हो गया, ये बताइए। ठीक, अब देखिए ए से ये वाला कैंसिल, ए से ये वाला कैंसिल। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से कर क्या सकता हूं मैं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो इसमें से 2 कॉमन लेता हूं, ये 2 और ये 2, इसमें से 2 कॉमन नहीं आएंगे, इसमें से 2 कॉमन आएंगे, तो 2n इंटू 2, 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन 3 गुणा 2। अब तुम्हें पता है ये भिन्न को सेपरेट करता हूं, जब अनुपात में हो तो ये वाला पद नीचे आता है, ये वाला पद ऊपर हो जाता है, तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का 2, इनका हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 12:1। ठीक, अब देखो ये n से ये वाला n कैंसिल, n माइनस 1 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। ठीक है, अब आपका बच क्या रहा है? इधर देखिए, आपका बच के आ रहा है 4 इंटू 2n माइनस 1 बटे 3 बराबर 12 गुणा कर दीजिए, 4 2n माइनस 1 बराबर 12 इंटू 1, 4 इंटू 2n माइनस 1 बराबर 12, वो इंटू 3 गया है, 36 हो गया, 12×3 36, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 बराबर 36 बटे 4, 4 नेम 36, 2n बराबर 1 बराबर 9, 2n बराबर 9 प्लस 1, तो 2n बराबर 10, n बराबर 10 बटे 2, लेस करके कितना आ गया 5। यही मान इससे आपसे पूछा था। ये भाई 3 नंबर तक का सवाल आपको दे सकता है, n बराबर 5 ही आ रहा है। ठीक है, बताइए क्लियर है इस क्वेश्चन में? अरे भाई इस क्वेश्चन में क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए, क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक, इसको मैं रब करता हूं, कोई एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप से, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसमें आपको समझ में आ रहा है, आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसे रब कर दें। देखिए अब जैसे इसी सवाल को खाली 4 दे दे, बात को देखना, अगर इसका अनुपात 4 दे दे, जैसे एक सवाल ये हो गया, एक सवाल और है इसका, अगर इस पे 4 दे दे तो 12 की जगह यहां पर 4 कर दो, खाली बस 12 की जगह यहां पर क्या कर दो, 4 कर दो, 4 कर दो।
यहाँ कितना कर दो 4, 12 4 12 हो जाएगा। तो ये 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। ये कितना आएगा 12/4, 4 एकम 4, 4 3, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 4/2, कितना आ जाएगा 2 2। ये भाई आपका दूसरा सवाल हो गया। देखिए पूरा सेम सवाल यही है, यदि 2NC3 अनुपात NC2 बराबर 4:1 है, बस 4 है तो आपकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अगर 12 है तो वैल्यू कितनी आई थी 5 आएगी। ठीक है, 12:1 था। सेम सवाल यही है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, समझ में आ गया? ठीक, इससे आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो में जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी ये है कि छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। जैसे एकदम पढ़ना अच्छा नहीं होता है। जैसे कुछ कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर मैं एक दिन में बैठ के 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, एक ही दिन पढ़ता हूँ, बाकी पर डे नहीं पढ़ता हूँ। तो क्या है कि डेली का रूटीन डालो। तो डेली का है, जैसे हम डेली पढ़ोगे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा स्टडी करना चाहिए। अब जैसे कि किसी का अब जैसे फर्स्ट ईयर क्लास है, 12th क्लास से है, हाई स्कूल के बच्चे हैं, तो उनको क्या अपने रूटीन में चेंजेस करना चाहिए। रूटीन में कैसे चेंज करना चाहिए कि पर डे उन्हें, जैसे कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड की बात करूं उसमें 6 बुकें होती हैं। ठीक है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आपकी 6 बुकें होती हैं। पहली कौन कौन सी होती है? मैथ होती है, साइंस होती है, सोशल साइंस होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है और ड्राइंग होती है। ठीक है, अब जैसे किस बच्चे का क्या है, अब आपको प्रॉपर लाइन कैसे करना है। किसी को मॉर्निंग में, किसी को इवनिंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को भाई नाइट में अच्छा लगता है, किसी को भाई डे में अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी वो है। ठीक है, तो कैसे क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइम उनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मगर प्रॉपर आपको 3 से 4 घंटे स्टडी करना चाहिए। 3 से 4 घंटे का मतलब, मेरा कहने का मतलब हुआ 3 से 4 घंटे में आपका सबसे, देखो मैथ पर डे करना चाहिए, साइंस आपकी पर डे ही करना चाहिए, इंग्लिश आपको पर डे करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आपकी हिंदी पर डे करना चाहिए। ठीक, ये 4 तो आपको कंपल्सरी है। SST हो गया 5वां, आपको ये भी करना चाहिए। तो आपके लिए यही बोल रहा हूँ 3 से 4 घंटे पढ़ना चाहिए। हाई स्कूल स्टैंडर्ड की बात चलेगी। ठीक है, अब जैसे कोई 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए? जो 12th क्लास का स्टैंडर्ड का जो बच्चा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहले अपना कॉलेज बेस देखना चाहिए कि कॉलेज में क्या इतना सिलेबस क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग। प्लस कोई बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए कोचिंग अटेंड करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कोचिंग अटेंड करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको क्या देखना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास, जैसे कि कोई साइंस साइड का बच्चा है, जैसे उसके पास मैथ है, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी है। ठीक है, तो उसको मैथ के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको एक मैथ के लिए चाहिए। 1.5 से 2 घंटे तक मैथ के लिए चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए 1 घंटा मिनिमम चाहिए। मिनिमम 1 घंटा आपको स्टडी करना है फिजिक्स पे। केमिस्ट्री पे भी ऐसे मिनिमम 1 घंटा चाहिए। इंग्लिश पे भी 1 घंटा चाहिए। हिंदी को 8 घंटे में आप यूज कर दो, मतलब उसको आपके लिए 5 से 6 घंटे 12th क्लास के बच्चे या फर्स्ट क्लास के बच्चे जो हो, 11th क्लास के बच्चे हो, उनको 5 से 6 घंटा पर डे पढ़ना चाहिए। अब वो कैसे पढ़ना चाहिए? किसी को 2 घंटे मॉर्निंग में ले लिए, 2 घंटे इवनिंग में ले लिए, 2 घंटे अपने नाइट में ले लिए, इस हिसाब से टाइम को एडजस्ट करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिससे आपके भी क्या है कि बेसिक चीजें छोटी छोटी जो आप रिपीट करते रहोगे। अब जैसे सर ने चैप्टर को कॉलेज में, जैसे कि कॉलेज में मानो आपका जैसे चल रहा है गॉस की थ्योरम। ठीक है, गॉस की थ्योरम आपका चल रहा है, तो आपका गॉस की थ्योरम वाला जो चैप्टर चल रहा है, तो आप पहले कूलम वाला चैप्टर का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो गॉस की वाला कर लोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बेसिक से चलना पड़ता है। जैसे आप घर में जीने पे चढ़ोगे तो सबसे छोटी वाली सीढ़ी पे पैर रखोगे, बड़ी वाली पे थोड़ी रख दोगे एक बार में। तो यही है कि जब तक गॉस वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आप कूलम वाला चैप्टर आपका बेसिक होना स्ट्रॉन्ग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी ठीक ऐसे सारे एक दूसरे से चेन बनी हुई है, चेन के द्वारा ही चल सकते हो। ये नहीं कुछ फलांग सकते हो एकदम कि वहां पे पहुंच के मैं वहां कर लू। ठीक है, और जितना डीपली आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बात को दिमाग से ध्यान रखना, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के बाद ज्यादातर बच्चा आईआईटी का पेपर देते हैं। तो उसमें आपका क्या है कि सबसे पहले आप उसमें बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत डीपली पॉइंट पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक एक पॉइंट को ध्यान से रखना चाहिए। प्लस कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सर ने जितना पढ़ाया उसको मतलब जितना सर ने आपको मतलब स्टडी कराई है उसको तो आपने कर लिया,
प्लस एक्स्ट्रा आपके पास बुकें होना चाहिए, बुकों से स्टडी करना चाहिए, बुकों से बेसिक बेसिक चीजें आपको मतलब नोट करना चाहिए कि इस चीज पे क्या हुआ था। अब तो जैसे मैं हूँ चाहे आप कोई और टीचर हो, मतलब चाहे पे कोई भी अदरवाइज कोई भी हो, तो प्रॉब्लम क्या है कि टीचर तो खाली आपको यूपी बोर्ड लेवल से लेके डीपली का प्रोसेस पूरा कराएगा, मगर जितना उसके अंडर में आएगा वो तो उतना कराएगा। अब जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं तो उसके लिए कॉलेज में टाइम नहीं होता, बच्चे एक्स्ट्रा चीजें कब पूछते हैं, एक्स्ट्रा मतलब कोचिंग में, एक्स्ट्रा जो कोचिंग एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है तो उसमें कोचिंग में अटैच करते हैं। तो जैसे उसमें क्या है कि छोटी छोटी चीजों को बहुत डीपली याद रखना चाहिए। जैसे अब मैंने जैसे कूलाम का नियम है, ठीक है, कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, कोई दो स्तर बिंदुओं के बीच लगने वाला है। दो स्तर बिंदु कौन कौन से हैं, जैसे कोई ए और बिंदु की बात चली तो इसी प्रकार से जैसे ए बिंदु है, इन पर द्रव्यमान कैसे है, M1 M2 है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, R होती है, ठीक है, तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इनका मतलब कहते हैं कि इन दोनों के बिंदुओं के आवेश के, सॉरी गलत बोल गया मैं, उनका जो आवेश है Q1 Q2 है, M1 M2 नहीं है, वो तो ग्रेविटी की बात होगी, ठीक है, सॉरी उसमें गलती दिया हुआ। तो उसमें जो आवेश है उसके जो चार्जेज हैं वो Q1 Q2 है, तो इन दोनों के चार्जों के क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है, स्क्वायर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये चीज तो सारे टीचर लोग आपको बता देंगे, मगर इसमें डीपली में पूछना है, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, अदरवाइज जैसे गॉस की प्रमेय हो गई, अदरवाइज तुम्हारा क्या कहते हैं कैपेसिटी संचार, गॉस की प्रमेय के बाद संधारित्र हो गया, वैद्युत विभव वाले चैप्टर हो गए, ठीक है, पोटेंशियल विभव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो ओम्स लॉ हो गया, ठीक है, ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, तो इस चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक। मैं इतना ही कहूंगा, आपको कम से कम पर डे 4 से 5 घंटे पढ़ना है, ठीक। कोई प्रॉब्लम, इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी खूब शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो जाए, और जो शेयर करे उनसे बोलना सब्सक्राइब भी कर दें भाई, लाइक भी कर दिया करें, और एक दूसरे को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।